सबसे बड़ा मिथ यही है कि ट्रीटमेंट इन चीज़ों के लिए नहीं होता है। कई बार जो फैमिली मेम्बर्स लेकर के आते हैं वो ज़बरदस्ती लेकर के आते हैं क्योंकि पेशेंट की इच्छा नहीं होती है छोड़ने की, या वो ये समझते ही नहीं है कि मुझे इस चीज़ का डिपेंडेंस है। कुछ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स वगैरह जैसे हो सकते हैं, आपको सीओपीडी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, टाइप 2 डायबिटीज़ की रिस्क इंक्रीज हो जाती है, सारे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की रिस्क इंक्रीज हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आजकल देश भर में और राजधानी दिल्ली में भी नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और फैल इसलिए रहा है क्योंकि नशा कंज्यूम करने वालों की संख्या बढ़ रही है। जो लोग नशा करते हैं, कितने प्रकार के एडिक्शंस होते हैं, कैसे पता लगाया जाए, एक टीचर्स और जो माता पिता होते हैं वो कैसे पता लगाएं कि उनको लत पड़ चुकी है, ये समझने के लिए आज हम पहुंचे हैं पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल में, और मेरे साथ मौजूद हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मंजू कृष्णानी। मैम से बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, नशे की हम बात करते हैं, ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक हमने चूज़ किया है। कितने तरह के एडिक्शंस होते हैं और क्या कुछ इसके ट्रीटमेंट? देखिए, कॉमनली तो जो हम देखते हैं वो अल्कोहल है, मोस्ट कॉमन, है ना। इसके अलावा गांजा, भांग, है ना। ओपियोइड्स में जो कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि डोडा, चिट्टा, इस तरीके की चीज़ें। और आजकल बच्चों में ये भी देखा गया, इनहेलेंट्स बोलते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, और फ्लूइड जो ये थिनर्स होते हैं, है ना, उसका भी स्मेल करना, है ना। तो ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ट्रीटमेंट जो है इन चीज़ों में हर चीज़ के लिए अवेलेबल है। सबसे बड़ा मिथ यही है कि ट्रीटमेंट इन चीज़ों के लिए नहीं होता है ना। तो जब भी कोई भी अगर इस तरीके का एडिक्शन होता है, तो जब वो बंद करते हैं तो उनको एक विड्रॉल स्टेट होती है, यानी चिड़चिड़ापन होगा, घबराहट होगी, टेंशन होगी, नींद नहीं आएगी, वापस वही चीज़ लेने की इच्छा यानी क्रेविंग होगी, कंसंट्रेशन नहीं होता है किसी भी काम में। तो इन सारी चीज़ों को, सिम्टम्स को, इनको सबसे पहले ट्रीट करते हैं, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन भी बोलते हैं, जब अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद में एक फेज़ रहता है करके कि जहाँ क्रेविंग तो परसिस्ट करती है ना। फिजिकल क्रेविंग हो गई, साइकोलॉजिकल क्रेविंग हो गई। तो फिजिकल क्रेविंग को कम करने के लिए कुछ मेडिकेशंस होती हैं, और साइकोलॉजिकल क्रेविंग के लिए हम साइकोथेरेपी के लिए साइकोलॉजिस्ट को मोस्टली रेफर करते हैं ऐसे केसेस में। बहुत सारे माँ बाप हैं जो दवाएं तो करा करा के थक जाते हैं, उसके बाद फैसला लेते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में अपने बच्चों को भेज दें। तो क्या वहाँ पर पॉसिबल होता है, इलाज हो जाता है वहाँ पे, या फिर वो भी सिर्फ एक? देखिए, नशा मुक्ति केंद्र में अगर आप भर्ती करा रहे हैं तो एक ये चीज़ तो है कि कहीं ना कहीं सीवियर डिपेंडेंस है उस सब्सटेंस की। नशा मुक्ति केंद्र में अगर आप 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने के लिए किसी भी पेशेंट को एडमिट करा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये प्लान कीजिए कि मिनिमम 3 to 6 मंथ्स का ज़रूर पीरियड रहे, कि फिजिकल भी रिकवरी रहे, और वहाँ पे इंटेंसिव सेशंस होते हैं, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी वगैरह होती है कि उनको क्रेविंग कैसे कंट्रोल करनी है, क्या चेंज ऑफ एनवायरनमेंट उन्हें करना है। इस चीज़ के लिए मिनिमम 3 to 6 मंथ्स का पीरियड एडवाइजेबल रहता है। तो मैम, क्या कहते हैं कि जो आपने डिफरेंट टाइप्स बताए हैं, कौन सा ऐसा एडिक्शन है जो सबसे मुश्किल है छुटाना, और कौन सा ऐसा जो बिल्कुल आसानी से छुटाया जा सकता है? देखिए, एडिक्शंस तो अगर बात करेंगे तो सारे ही मुश्किल हैं, क्योंकि पेशेंट का मोटिवेशन, सब फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन होना चाहिए पेशेंट को, है ना। कई बार जो फैमिली मेम्बर्स लेकर के आते हैं वो ज़बरदस्ती लेकर के आते हैं क्योंकि पेशेंट की इच्छा नहीं होती है छोड़ने की, या वो ये समझते ही नहीं है कि मुझे इस चीज़ का डिपेंडेंस है। वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं तो जब चाहूँ तब वो चीज़ छोड़ सकता हूँ। तो ये वाला फ़ेज़ है करके कि सबसे पहले तो एक उनको अपने आप से थोड़ा-सा इच्छा होनी चाहिए या मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं ये चीज़ छोड़ना चाहता हूँ, तभी हम उसको हेल्प कर सकते हैं। वरना यही होता है कि रिलैप्स वापस बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अगर फैमिली मेंबर्स लेकर के आते हैं उनको और हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से, चलो वो मेडिकेशन दे भी देते हैं, फिर वापस वो उसी चीज़ में अगर जा रहे हैं तो उसके लिए तो फिर रिलैप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बड़े बच्चे तो मेडिकेशन लेते ही नहीं है, वो तो उल्टा देखा गया है कि वायलेंस करते हैं घर के अंदर। उनका क्या किया जाए? देखिए, यही चीज़ जो अभी आपने मुझसे भी पूछा था करके कि बच्चों में कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि अगर वो सब्सटेंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो उसमें ये चीज़ होती है कि कहीं न कहीं बिहेवियर में चेंज, है ना, वायलेंस या एग्रेशन जो बिहेवियर में देखा जाता है, एंगर आउटबर्स्ट वगैरह देखे जाते हैं। एकेडमिक जो स्कूल वगैरह का परफॉर्मेंस होगा, कहीं न कहीं आपका वो ड्रॉप कर रहा होगा, कहीं वो झूठ बोल रहे हैं, कुछ चोरी कर रहे हैं घर से पैसे आपके, या कोई भी ऑर्नामेंट्स वगैरह इस तरीके की भी चीज़ें देखी जाती है, जो मतलब कहीं वो अब
अब उनको पे करना है उस चीज़ के लिए जो उनको आदत पड़ चुकी है। शुरू शुरू में जो फर्स्ट टाइम होता है वो एक्सपेरिमेंटेशन में होता है, या किसी फ्रेंड ने या उनसे काफ़ी बड़े जो रहते हैं उनके साथ में वो ट्राई करते हैं, है ना। ट्रायल बेसिस पे जैसे 1 बार 2 बार 3 बार किया तो कहीं ना कहीं फिर उनको एक डिपेंडेंस पैटर्न की तरफ जाता है। जब वो डिपेंडेंस पैटर्न की तरफ जाता है तो फिर वो उसको फंड करने के लिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं। डॉक्टर मंजू, जिस तरह से आपने ट्रीटमेंट का बताया, मेडिसिन शुरू हो जाती हैं, चलो मेडिसिन ले भी रहा है कोई, तो मेडिसिन लेने के बाद क्या होता है? क्या उसका खुद का ही मन नहीं करता है कि अब ड्रिंक ना ले, फ्लूइड ना ले, केमिकल्स ना ले, या फिर कोई प्रोसीजर होता है कि या उसको दूर जबरदस्ती भी रखना पड़ता है कुछ समय तक? देखिए, अब वो अलग-अलग जो सब्सटेंस है उसमें अलग तरीके का है। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर अल्कोहल लें, तो अल्कोहल जो बहुत ज़्यादा लेते हैं एकदम से बंद करते हैं, उनको बेचैनी होती है, टेंशन होती है, नींद नहीं आती, घबराहट होती है ना? कई बार एक कन्फ्यूजनल स्टेट में भी चले जाते हैं जिसको हम डेलीरियम बोलते हैं। कई बार मिर्गी के दौरे जैसे होते हैं, वो भी चीज़ें आ सकती हैं। धीरे-धीरे कम करवाते हैं। हाँ, नहीं धीरे-धीरे कम कराते हैं ऐसा नहीं है। अगर आज अब कोई भी पेशेंट मेरे पास में आता है तो मैं उसको एब्सोल्यूट बंद करने के लिए बोलूँगी। ये नहीं बोलूँगी आप धीरे-धीरे कम कीजिए। आप बंद कीजिए, आज अगर आप डिसाइड करते हैं तो हम उसको मेडिसिन से सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो कुछ इस तरीके की मेडिकेशन रहती है जो आपको ब्रेन में जाकर के एक कामिंग इफेक्ट ही देगी। जो आपकी एंग्जायटी हो रही है, नींद का इश्यू होगा, वो सारी चीज़ों का डर होता है। इसीलिए पेशेंट बंद करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो वो तो एक डिटॉक्सिफिकेशन का फेज़ होता है, विथड्रॉल सिम्पटम्स को ट्रीट करने का होता है। जब आपके विथड्रॉल सिम्पटम्स समझिए 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर बिल्कुल आप रिलीफ हो जाता है अगर आपको, उसके बाद में हम इस तरीके की चीज़ें देते हैं जो क्रेविंग को कम करती हैं। उसका पीरियड डिपेंड करता है कि 6 महीने से लेकर के साल भर तक की दवाइयों की ज़रूरत पड़े। इसका ट्रीटमेंट का जो है सक्सेसफुल रेट क्या है मैम? कितने परसेंट जो मरीज हैं वो ठीक हो जाते हैं? देखिए, अब परसेंटेज अगर आप बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से बोलें तो ये है कि रिलैप्स बहुत ज़्यादा होता है ना? ये एक प्रोसीजर है। आप ये नहीं बोलोगे कि आज अगर ट्रीटमेंट शुरू किया और ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया साल भर के बाद में। ये एक प्रोसीजर होता है क्योंकि पेशेंट वापस जाएगा उस चीज़ में, ये 100% सही चीज़ है। क्योंकि वही एनवायरनमेंट है, फ्रेंड सर्कल है। आप अगर अल्कोहल से बोलेंगे तो अल्कोहल की शॉप्स नहीं बंद कर सकते, तो वो चीज़ तो एक्सपोज़र तो रहेगी, लेकिन पेशेंट का मोटिवेशन कितना ज़्यादा है, वो उस चीज़ से कैसे कंट्रोल कर रहा है अपने आप को, है ना? फैक्टर्स होते हैं कि वो अपने आप मतलब क्या रीज़न बता रहा है ना? एक्सटर्नल उसका कुछ फैक्टर है या इंटरनली कहीं कुछ इफेक्ट है, तो वो बेसलाइन में भी अगर कुछ डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, तो वो भी ज़रूर है कि ट्रीट करना है ना? लेकिन ये है कि रिलैप्स रेट ज़रूर बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो डॉक्टर को पता कैसे चलेगा कि अब ये नहीं ले रहा है, कंज्यूम नहीं कर रहा है? हो सकता है आपकी दवाएँ भी खा रहा हो, छुप-छुप के ले भी रहा हो, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल, देखिए लेते हैं। अब ये है कि साइकियाट्री में तो हम सारी चीज़ों के लिए बोलते हैं कि हम सिर्फ़ पेशेंट पे 100% रिलाय नहीं करते हैं, है ना? फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो भी हिस्ट्री देते हैं। दूसरी बात, कुछ ब्लड पैरामीटर्स होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे भी हम पता कर सकते हैं कि अगर कोई एक्टिव अभी यूज़ हो रहा है। ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं। पेरेंट्स का क्या कुछ बिहेवियर रहना चाहिए ऐसे में जब बच्चा उनका लगता है कि गलत ट्रैक पे जा रहा है? सबसे पहले तो यही चीज़ है कि मारना शुरू कर देते हैं, डाँटते हैं, है ना? तो वो कहीं भी एक फ़िज़िशियन की या एक जो भी उनका फैमिली फ़िज़िशियन है या साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये ऐसा हो गया है, बिगड़ गया है ना? कई बार मतलब कुछ ऐसे क्वैक्स वग़ैरह या कोई और भी लोगों की हेल्प लेते हैं जहाँ उनका प्रॉपर फिर उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। आप मारते हैं, पनिशमेंट देते हैं, वो चीज़ कहीं न कहीं हो सकता है अभी वो पकड़ में आ गया है बच्चा, अगर आपके आप पनिश करते हैं तो वो हो सकता है कि वो फिर और ऐसे तरीका कुछ अपनाए कि वो पकड़ में नहीं आए फिर आपके। डॉक्टर मंजू, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो दिव्य प्लस हॉस्पिटल में क्या कुछ आपकी टाइमिंग है और यहाँ क्या कुछ फैसिलिटीज़ मिलेगी? जी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 11 टू 2 पीएम में मैं अवेलेबल रहती हूँ। बाकी जो भी मेडिकेशन साइकियाट्री रिलेटेड जो हमें ज़रूरत होती है वो सारी हमारे फार्मेसी में अवेलेबल है। जो भी हमें ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने की ज़रूरत पड़ती है ऐसे पेशेंट्स में, वो भी सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। इस इंटरव्यू का समापन एक आपके मैसेज के साथ हम लोग करना चाहेंगे। क्या मैसेज आप उन लोगों को देंगे जो एडिक्टर हैं? क्या कुछ उन्हें हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आने वाले टाइम पे, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हेल्थ को लेकर के तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आपका कंसंट्रेशन ख़राब हो सकता है, आप अगर स्कूल गोइंग हैं, एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ वग़ैरह हो सकती हैं, आप उससे थोड़ी ज़्यादा एज में हैं, करियर कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होता है, उसके बाद में आपका मैरिटल इश्यूज़ वग़ैरह हो सकते हैं, कुछ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स वग़ैरह जैसे हो सकते हैं, आपको सीओपीडी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, टाइप 2 डायबिटीज़ की रिस्क इंक्रीज़ हो जाती है, सारे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की रिस्क इंक्रीज़ हो जाती है। कहीं न कहीं ये सारे सब्सटेंसेस में अडल्ट्रेशन वग़ैरह भी रहता है, तो आपको कैंसर वग़ैरह की भी रिस्क बढ़ती है। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। या ओके। तो ये थी डॉक्टर मंजू, और आज का ये जो इंटरव्यू है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आसपास हम अपने सराउंडिंग्स देखते हैं कि बहुत सारे लोग नशे की
हालत में पड़े रहते हैं, बच्चों को लत पड़ रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस इंटरव्यू को शेयर करें, अपने सर्कल में फॉरवर्ड करें, क्योंकि अभी तो मज़ा आ रहा है। बच्चों, अगर आप देख रहे हैं या कोई भी एडिक्टेड पर्सन देख रहा है, वर्तमान में आप हो सकता है एन्जॉय कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम पर आपको कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये डॉक्टर मैम ने आपको बता दिया है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।